सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं 19th में के टॉप 10 जीके एमसीक्यूज अलॉन्ग विद ऑल द रिलेवेंट एक्सप्लेनेशंस। ठीक है फ्रेंड्स आज दिन में क्वांट में जो टॉपिक नंबर्स होता है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है फैक्टर से रिलेटेड। बहुत सारे सवाल वहां से आते हैं तो हम कहानी वहां से आज दिन में शुरू करेंगे। आफ्टरनून में वीडियो आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स कंटेंट रोज आ रहा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन फ्रेंड्स बन रही थी, उसका ट्रायल चल रहा है, उसी के बारे में सवाल है। तो सवाल सुन लीजिए पहले। ट्रायल ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट, अब नाम सुन लीजिए इसका, CHADOX1NCOV19। ये ट्रायल्स कौन कंडक्ट कर रहा है? CHADOX1NCOV19 ये ट्रायल कौन कंडक्ट कर रहा है? एंड द आंसर इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें दुनिया के 7 ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जिसमें इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट जो पूना में है वो भी इसका पार्टिसिपेंट है। ठीक है, और इस पे पूरे ट्रायल चल रहा है। आप ओएक्स से ऑक्सफोर्ड वर्ड याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो ट्रायल करे गए थे वो मंकीज पे करे गए थे, पर रिजल्ट कोरोना वायरस के लिए बहुत अच्छा नहीं आया। पर मंकीज में निमोनिया रोका इस ड्रग ने, वैक्सीन ने। पर कोरोना वायरस के लिए बहुत सब अच्छा रिजल्ट आउटकम नहीं आ पाया, बट फिर भी ह्यूमन ट्रायल चालू है। लेट अस होप जल्दी से इसमें काम हो। थोड़े अपडेट और देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, सो पहली बात तो वैक्सीन का नाम देख लीजिए, CHADOX1NCOV19। इसका फेज 1 ट्रायल जो है वो मई के एंड तक खत्म हो जाएगा और फेज 2 सितंबर 2020 तक खत्म होने की चांसेस है। ठीक, अब देख लीजिए कि दिस पोटेंशियल वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू 1112 हेल्दी वॉलंटियर्स। किसके लिए? टू स्टडी द सेफ्टी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स एंड एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन। अब इस वैक्सीन में क्या है वो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इट यूजेस कॉमन कोल्ड वायरस, जिसको हम अडीनो वायरस बोलते हैं, दैट कॉजेस इंफेक्शन इन चिंपैंजीज। ठीक है, अब ये जो वायरस है जो चिंपैंजीज में इंफेक्शन करता है, इसको ह्यूमन में यूज कर रहे हैं, पर वीकेंड या न्यूटर्ड फॉर्म में, ताकि इंफेक्शन बहुत ना फैले और सिर्फ वैक्सीन वाला काम करे। एंड इट कैरीज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द नोवल कोरोना वायरस दैट मेक्स द स्पाइक प्रोटीन। तो एक जेनेटिक सिमिलैरिटी है, इसको यहां पे यूज करा जा रहा है कोरोना वायरस में। ठीक है, और इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इट हैज ऑलरेडी कमिटेड 400 करोड़ रुपीज एंड 10 मिलियन डोजेस प्रोड्यूस करने की एक्सपेक्टेशन भी यहां पे रखी गई है। क्लियर है बात? तो यहां पे इस वायरस का, अडीनो वायरस का नाम ध्यान रखना, एडी से आप अडीनो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद ऑक्सफोर्ड का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एम्फन साइक्लोन आने वाला है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इनको स्ट्राइक करेगा। डेंजरस है, पर सरकार ने तैयारी पूरी करी है। लेट अस होप बहुत नुकसान ना हो। अब साइक्लोन की नेमिंग के बारे में मैंने बोला है कि अलग से पीपीटी बनाऊंगा, पर आपको एक सवाल पूछा है मैंने कि आप जानते हैं फ्रेंड्स एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है और हर कंट्री कुछ नाम देती है, जिसको साइक्लिकली आने वाले साइक्लोन के नाम उससे रखे जाते हैं। तो एम्फन नाम किस देश ने कंट्रीब्यूट किया है? ये कौन सी कंट्री का नाम है? एंड द आंसर इज थाईलैंड। ठीक है, 2004 में 8 कंट्रीज के ग्रुप ने 64 नेम की लिस्ट बनाई थी, जिसका आखिरी नाम एम्फन था जो थाईलैंड ने दिया था, वो इसको रखा गया है। अगली लिस्ट जो है उसमें 13 कंट्रीज ने टोटल 169 नेम्स बनाए हैं। अब लिस्ट यहां से अगली वाली चालू हो जाएगी। ठीक है, और ये इन 8 में कौन कौन थे? काफी कंट्रीज थी। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मालदीव्स, म्यांमार और थाईलैंड। इनमें से थाईलैंड का आखिरी एम्फन नाम बचा था। बाकी सबने भी नाम दिए, इंडिया ने भी काफी नाम दिए, अग्नि, जल, वायु, उसके बाद रश्मि नाम श्रीलंका ने दिया, नीलम, उसके बाद नरगिस ये नाम पाकिस्तान ने दिया। ऐसे हर कंट्री नाम देती है, साइक्लिकली बदलता है। एक्चुअल प्रोसेस की कौन सी 8 थी, फिर कौन सी 5 कंट्री यहां बढ़ गई है, वो मैं अलग पीपीटी में बताऊंगा आपको। पर एम्फन नाम थाईलैंड का है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। आगे चलते हैं। एलसीए फ्रेंड्स, एलसीए मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। उसमें एक तेजस एयरक्राफ्ट होता है, इसे कौन मैन्युफैक्चर करता है? तो तेजस जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एलसीए उसे मैन्युफैक्चर कौन करता है? आंसर इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ध्यान दीजिएगा, तेजस को डिजाइन किसने किया है? एडीए ने, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ के अंडर आता है। और इसे मैन्युफैक्चर कौन करता है? HAL मैन्युफैक्चर करता है। तो तेजस इज इंडिजिनसली डिजाइंड ऑल्सो एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑल्सो। डिजाइन और मैन्युफैक्चर दोनों हमारे देश के अंदर ही होता है, और हमारा देश अब आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जा रहा है, तो ऐसे एयरक्राफ्ट की डिमांड और बढ़ेगी। और कुछ यही बात कही गई है जो हमारे
एयरफोर्स के हेड हैं एयर चीफ मार्शल मिस्टर आर के एस भदौरिया, उन्होंने बोला है we will get first LCA in final operations clearance standard likely by next week. We are targeting formation of the second LCA squadron at Sulur before the end of the month. तो एयरफोर्स की डिमांड अब तेजस के लिए और बढ़ने वाली है, जो कि अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट कमिटी बनी थी डिफेंस की फील्ड में, जो मैं पहले भी कुछ दिन पहले बात कर चुका हूं, उस पर एक और अपडेट आया, तो देख लीजिए सवाल पहले। गवर्नमेंट has accepted and implemented recommendations of COE Committee of Experts related to border infrastructure। ठीक है, ये कमिटी कौन हेड कर रहा है, आंसर बताना है, एंड द आंसर इज डी बी शेकतकर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले क्वेश्चन था मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में कि उस सर्विस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ पोस्ट का नंबर कम करा गया था, वो रिकमेंडेशन भी शेकतकर कमिटी का था। और अब उन्होंने रिकमेंडेशन जो उनका इंप्लीमेंट करा गया वो किस बारे में है, बॉर्डर एरियाज में रोड बनाने के ऊपर और वहां के डेवलपमेंट के ऊपर। और उसमें काफी बातें कही गई हैं, जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ, उसकी जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है, उसके बाद का जो लोड है, उस रोड कंस्ट्रक्शन लोड को आउटसोर्स भी करा जा सकता है। और इनके रिकमेंडेशन में काफी टेक्नोलॉजी की बातें भी करी गई हैं, जिनको सरकार ने एक्सेप्ट किया है। तो शेकतकर कमेटी का नाम हमें इस फील्ड में याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स। आजकल कोरोना वायरस और कोविड 19 में कुछ मेडिकल टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ILI टर्म है जो आपने काफी सुना होगा और पढ़ा होगा, उसका फुल फॉर्म बनाना है, हमको बताना है। आंसर इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ILI मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। अब खबर एक्चुअली ये है, ICMR ने टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी थोड़ा मॉडिफाई या रिवाइज करी है, वो देख लीजिए। सो उसमें क्या होगा, एज पर द रिवाइज्ड कोविड-19 टेस्टिंग स्ट्रैटेजी विच इंक्लूड्स, काफी बातें बोली गई, उसमें से एक इंपॉर्टेंट बात बस देख लीजिए, विच इंक्लूड्स टेस्टिंग ऑफ ऑल सिम्टोमैटिक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इंडिविजुअल्स विद हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल इन पास्ट 14 डेज। आप जानते हैं फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के काफी सिम्टम इन्फ्लुएंजा की तरह होते हैं, इसलिए हम ILI वर्ड यूज करते हैं। तो चेंज ये करा गया है, जितने भी लोग सिम्टोमैटिक है किस चीज से, ILI से, मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से, और ऐसे जितने भी लोग पिछले 14 डेज में इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं, उनको टेस्ट करा जाएगा। ठीक है, तो ILI मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड। जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो प्रोसीजर है, उसके रूल्स इशू हो चुके हैं, तो एक सवाल वहां से। सो एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020, अभी इंप्लीमेंट करेगा 2020, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट? आंसर है 15 दिन, 15 डेज इज द आंसर। ठीक है, ये देख लो। So Jammu and Kashmir, द हिंदू से आर्टिकल है ये, द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मंडे नोटिफाइड द जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020। इससे क्या होगा, एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस होगा और 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू होना पड़ेगा। इट विल बी अ फास्ट ट्रैक प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई ऑफिसर 15 दिन में इश्यू नहीं कर पाया तो पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपीज की, जो उनकी सैलरी से ली जाएगी। एक बात और, एलिजिबल नॉन लोकल्स कैन ऑल्सो अप्लाई। तो यहां पे दो कैटेगरी बनाएगी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहला सुन लीजिए, ऑल द परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग आउटसाइड जम्मू कश्मीर कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, बाय सिंपली प्रोड्यूसिंग देयर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड कॉपी, वोटर कार्ड और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। पर इनके साथ साथ जो बोनाफाइड माइग्रेंट्स है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई विद रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स। कौन से, इलेक्टोरल रोल्स ऑफ 1988, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ माइग्रेंट इन एनी स्टेट इन द कंट्री और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। दोनों कैटेगरीज यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स। नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेड कौन करता है, NEC को हेड कौन करता है? द आंसर इज होम सेक्रेटरी। देखिए फ्रेंड्स, NDMA का एक्ट आया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी बॉडीज 2006 में बनी थी, उसमें से एक NEC भी था। क्या क्या बना था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इंस्टीट्यूट बना था, फिर NEC बना था, जिसको कौन हेड करते हैं, होम सेक्रेटरी, और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये चारों चीजें 2006 में बनी थी, 2006 में बनी थी एज पर द NDMA एक्ट 2005। ठीक है, चलिए, एक्चुअली एक ऑर्डर आया था होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि जितने भी इंप्लॉयर्स है, कंपनीज, इंडस्ट्रीज,
उनको लॉकडाउन के दौरान भी सैलरीज देनी पड़ेगी अपनी वर्कर्स को। कई ग्रुप्स ने इस डिसीजन को अपोज किया सुप्रीम कोर्ट ने, एंड एज पर द सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट वगैरह दिया उसके हिसाब से इस ऑर्डर को हटा लिया गया है। उन ग्रुप्स ने, काफी ग्रुप्स ने यह बोला है कि जब सरकार खुद कुछ कटौती कर रही है सैलरीज में, तो हम पे ये प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। ठीक है, सो यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज ड्रॉप्ड अ क्रूशियल ऑर्डर that required all employers, shop, industry and commercial establishment to pay wages to worker for the period the unit was shut down during lockdown. ठीक है, and the national executive committee that issues the order is chaired by union home secretary अजय भल्ला। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एसपी ऑफ पुलिस, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, एंड ये सारे ऑर्डर्स किसके अकॉर्डिंग इश्यू करे गए थे? invoke provisions of the Disaster Management Act 2005 which is binding on all the states। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा पॉलिटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 8, गलवान वैली कहां लोकेटेड है? गलवान एक रिवर है, ठीक, तो आपको उसकी वैली बताना है कहां लोकेटेड है। पहले आंसर सुन लो, लद्दाख इज द आंसर। एक्चुअली कश्मीर का जो लद्दाख और अक्साई चेन एरिया है, वो जो एरिया जहां पे वो जो चाइनीज ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ कश्मीर है, वहीं पे गलवान वैली है। अब देखिए, आप जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा टसल चल रहा है। ठीक है, जो माइनर स्कफल बिटवीन द फोर्सेस और फिर थोड़ा मतलब एयरक्राफ्ट का बाउंड्री क्रॉस करना, वो सब जो इशू चल रहा है उसमें चाइना ने भी अपना पक्ष रखा है, वो भी अपना एक लॉजिक दे रहे हैं। तो चाइनीज मीडिया ने क्या बोला है? दैट देयर बॉर्डर ट्रूप्स बोल्स्टर्ड बॉर्डर कंट्रोल मेजर्स एंड मेड नेसेसरी मूव्स in response to India's illegal construction of defense facilities in the Galwan Valley. Sources said that China mobilized troops and equipments, India too moved its troops. तो वो कह रहे हैं कि हमने किया, हम कह रहे हैं कि उन्होंने किया, तो ये टसल चलती रहती है। इसमें ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट सवाल आता है गलवान वैली, लोकेशन देख लो। तो ये यहां पे ये लोकेशन है कश्मीर में, जो अक्साई चीन और लद्दाख एरिया है, जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया, वहां की बात हो रही है। ठीक है, प्रिसाइज लोकेशन की जरूरत नहीं है, बट एग्जैक्टली आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब आता है? कल था, 18th में इज द आंसर। ठीक है, अब यहां पे एक मैं आपके लिए पोस्टर लाया हूं। इसे सेलिब्रेट कौन करता है? ICOM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, और 18th में को होता है। देख लीजिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, थीम क्या था इस साल का? पूछेंगे पक्का, देख लो, ये रहा थीम, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, कोरन लगाए, फिर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इस बार का थीम था। और इंडिया में भी काफी फंक्शंस करे गए इसके लिए, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उन्होंने काफी फंक्शन करे थे, वेबिनार्स करे थे इन चीजों के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम मैं बताता हूं आपको, हाँ, DMCS। DMCS का मतलब डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेसेस। ये एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ठीक है, क्लियर होगी बात। और इससे सीईओ कौन है? मिस्टर राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह, ये नाम ध्यान रखना, मैं कई वीडियोस पहले बता चुका हूं आपको। सो डीएमसीएस क्या है? डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेसेस। इन्होंने वेबिनार भी करवाई थी कल, कल्चरल स्पेस और म्यूजियम के डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है डीएमसीएस, और सीईओ कौन है इसके? मिस्टर राघवेंद्र सिंह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आईसीसी की एक क्रिकेट कमेटी ने फ्रेंड्स काफी रिकमेंडेशन दिए हैं। उनमें से एक है कि जो सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं, थूक का इस्तेमाल करते हैं बॉल को शाइन करने के लिए, ताकि वो स्विंग हो पाए, तो आईसीसी वाली कमेटी ने रिकमेंड किया कि इस पे प्रोहिबिशन होना चाहिए, ताकि कोविड-19 पे कंट्रोल पाया जा सके। ठीक है, इस कमेटी को कौन हेड कर रहे थे, सवाल है इस वाली कमेटी को, एंड द आंसर इज अनिल कुंबले। क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे पूरा आर्टिकल द हिंदू के स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से। सो आईसीसी की क्रिकेट कमेटी ने रिकमेंड किया है प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ सलाइवा टू शाइन द बॉल टू मिटिगेट द रिस्क पोज्ड बाय कोविड-19 व्हेन द स्पोर्ट्स रिज्यूम। काफी और बातें भी बोली गई हैं। लोकल अंपायर्स को यूज करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि इंटरनेशनल ट्रैवल बच सके, और रिव्यूज पर इनिंग जो डीआरएस होता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, उसको बढ़ाना चाहिए। ये 3 बातें बोली गई हैं, और इस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? अनिल कुंबले। दिस इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। कंटेंट पसंद तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दिन में कौन का वीडियो नंबर्स वाला, फैक्टर्स वाला देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।